बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है रियासत और आवाम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। एक मरतबा फिर पंजाब में तब्दीली की बाज़गश्त है। ये वो तब्दीली नहीं जिसकी तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने बात की थी। एक मरतबा फिर बात ये हो रही है कि क्या उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील किया जाएगा। वो कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इसकी तरदीद तो आ चुकी, लेकिन साथ ही साथ क्यों ये वजाहतें देना पड़ रही हैं हुकूमत को, और क्यों बार बार, अगर शोशा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, या खबर कहा जाए तो फिर भी शायद गलत ना हो, ये बात सामने क्यों आ जाती है बार बार। और वफाकी वज़रा क्यों उस्मान बुज़दार साहब के जाने या ना जाने, उनकी कारकर्दगी के हवाले से वजाहतें देते हैं। वैसे तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक में है, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक अपनी जगह पर, लेकिन टेक्निकली अगर बात की जाए तो पंजाब में भी एक पूरी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की। यहाँ पर भी वज़ीर इत्तलात हैं, यहाँ पर भी वज़रा हैं। वो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी और ख़ुद कारकर्दगी, मुंह बोलती कारकर्दगी दिखा क्यों नहीं देते, इस हवाले से बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और ये भी बात करेंगे हम साथ ही साथ कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी क्या वाकई इतनी बुरी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उस्मान बुज़दार साहब पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इस हुकूमत में हो रहे हैं और वो क्या पिछले अदवार में नहीं होते रहे। और सिवाय पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के, जो कि ज़ाहिर के तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का हिस्सा है कि वो कट किया गया वहाँ पे, उस्मान बुज़दार साहब का इतना खास कसूर आखिर है क्या। और हर 6 माह बाद ये वज़ीर आला की तब्दीली का कहाँ से मामला सामने आ जाता है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने हुकूमत पर कुछ चार्जेस लगाए। उन्होंने बात की कुलभूषण यादव के हवाले से कि हुकूमत ने एक नरमी देने की कोशिश की है भारतीय जासूस को। तो क्या नरमी देने की कोशिश की है, ये भी आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। शैला रजा साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपके भी वक्त का। अता तारड़ साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी अता तारड़ साहब। और इसार राना साहब तज्जिया कार हैं, हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। सबसे पहले तो बसरा साहब, शहबाज गिल साहब ने जो वजाहत दी है वो जरा नाजरीन को दिखा देते हैं उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से। देखिए, ये आप सुन रहे थे शहबाज गिल साहब, जो कि मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। उन्होंने एक आउटराइट, जिसको तरदीद कहते हैं, कि बाकायदा वाशगाफ अल्फाज में वो कह देते हैं कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने लगा। ये नहीं कहा उन्होंने कहा मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है, वज़ीर आज़म की ये सवाबदीद है, वो चाहें तब्दील कर सकते हैं उस्मान बुज़दार को। शौकत बसरा साहब, क्यों इतने कॉन्फिडेंट शहबाज गिल साहब इस तरदीद में नहीं थे? फिर इससे सवाल जन्म लेते हैं कि ये बात दुरुस्त है या हो सकती है कि तब्दील किया जा सकता है। मैं गुजारिश करूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं। सही। जब तक सरदार उस्मान बुज़दार साहब को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पार्लिमानी पार्टी का इत्मीनान हासिल है, वो वज़ीर आला हैं और रहेंगे। और जो मैं समझता हूँ गिल साहब ने जो वजाहत की है, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि ये जो आए दिन बातें चलती रहती हैं, जी आज गए कल गए, ये ज़ाहिर है कुछ की ख्वाहिशात तो हो सकती हैं जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाते हैं और वो अफवाह साजी का काम करते हैं। अभी मैं खुद आपको, मैं अपनी ज़ाती तौर पे बताता हूँ, मैं खुद उन मीटिंग्स का हिस्सा होता हूँ हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब। बस साहब, आप वैसे एक चीज़ ज़ाती तौर पे आप मुझे बताइए, ये कौन लोग हैं जो बार बार इस तरह की अफवाहें? देखिए ब्रदर, मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है इसमें मीडिया में आपकी पार्टी के नहीं, मैं बताता हूँ, मीडिया में स्पेकुलेशंस भी आती हैं। हो सकता है कि हमारी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग हों। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ज़ाहिर है वो धुआं वहीं से निकलता है जहाँ पर आग लगी हो। चीज़ें होती हैं तो वो आकर फ्लेयर अप होती हैं। लेकिन बात जो आज डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ज़ाती तौर पर, मैं बीइंग अ स्पोक्स पर्सन ऑफ तहरीक इंसाफ आपको कह रहा हूँ, अभी टाइम हुआ है, मैं दोबारा टाइम में, ताकि वो 8:07 सरदार उस्मान बुज़दार साहब, मैं पब्लिक टीवी पे बैठा हूँ, वो वज़ीर आला हैं। नहीं, ये तो हमें भी पता है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ बाजवा साहब कि ये आज इस टॉपिक को सुनते हुए मेरे ख्याल में 5-6 दिन दोबारा हो गए हैं इसको। और ये हर 4-5 महीने बाद दोबारा। और अच्छा, आपको याद होगा ये आता कहाँ से? ये आपकी पार्टी के अंदर से निकलती है? मैं बताता हूँ भाई साहब, ये मैं 2-3 फैक्टर्स होते हैं। -1 का फार्मूला इसे कहाँ चल रहा था? नेशनल असम्बली में, कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज गए कल गए, तरीक़त में इत्मीनान आ रही है, टूट गया है, बजट पास नहीं होने देंगे। एक तो जो अपोजिशन है वो कहते हैं लपटना झपटना है, ये लहू गर्म रखने का एक बहाना। अपने MNAs, अपने MPs को और अपने वर्कर्स को भी ये दिया जाता है, देखें जी आज गए कल गए, ये वज़ीर आला नहीं रहेगा, वज़ीर आज़म नहीं रहेगा, और कभी कौमी हुकूमत, कभी जुर्लू इलेक्शन, कभी आप असम्बलियाँ तोड़ दें, नए इलेक्शन करा दें। ये एक अपोजिशन की तरफ से ये चीज़ें आती हैं, और जाहिर है जब मीडिया पे आती हैं तो मीडिया उसी चीज़ को ऊपर उठाएगा जिससे रेटिंग ज़्यादा आएगी। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब ये टॉपिक बना हुआ है ना, इसको लोग बार बार इसकी आपकी अपनी पार्टी के अंदर काफी रेटिंग है सर, माशाल्लाह। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, मैं जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं, बाकी मेहमानों को भी फिर दोबारा इसी पर बात। अच्छा, वैसे एक बात फिक्र कहने दोनों आप जा रहे हैं, ये बताएं -1
क्या कितनी बात चल रही थी, और इवन खुद अपोजिशन लीडर्स ने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को साइड पे कर दें, आप किसी और को ले। खान साहब खुद कहने लगे -1 की बात, उन्हें क्या जरूरत थी? अब मैं बताता हूँ, वो आउटस्पोकन आदमी है, जो उनके दिल में होता है वो कह देते हैं। वो उनकी तरह वो ये तो नहीं है ना कि दिल में कुछ है मुंह पे कुछ है। उन्होंने कहा भाई आप -1 करके देख लें। जो एक स्टेट के लीडर को आउटस्पोकन होना चाहिए कि होना चाहिए, जो मर्जी दिल में आया। यही अच्छा हमने ना डिप्लोमेट का जो मन है ना वो बड़ा अजीबोगरीब रख लिया है। हम कहते हैं कि जी आप जो ज्यादा झूठ बोलता है, जो ज्यादा दगाबाजी करता है, जो फ्रॉड करता है, वो तो हमारे यहाँ पर एक गलत उलाम हो चुका है। वैसे हम ओवरऑल उसको डिप्लोमेट कहना शुरू मतलब कर देते हैं। हम कहते हैं बड़ा सियाना बंदा है यार, ये बड़ा सोच समझ के झूठ बोलता है। ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन जो होगा वो नाज़रीन आवाम के सामने भी आएगा। जो फैसले होते हैं वो इस तरह नहीं होते हैं कि आप रातों रात करते हैं और सुबह उनको फोर्स कर देते हैं। पार्टी के अंदर एक उसकी कोर कमेटी है। जी जी बिल्कुल। पार्टी के अंदर एक पार्लियामेंट पार्टी है। हम भी यही कह रहे हैं, रातों रात नहीं हो रहा है, ये कुछ लीडरशिप होती है। वो बैठ के वहां देयर इज फायर वाला मामला। तारड़ साहब आप फरमाइएगा सर, ये जो इस वक्त उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से PMLN बिल्कुल किसी किस्म की भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आती, ना विफाकी हुकूमत को कहीं भेजने गिराने में, ना कहीं उस्मान बुज़दार को या पंजाब हुकूमत को भेजने गिराने में। यहाँ से तो ये कहा जा रहा है, ये और फिर वो ठीक कहते हैं। आप ये भी तारीख में मैंने तो पहली दफ़ा देखा है सर कि आपके MPs मिल रहे हैं उस्मान बुज़दार को और वो बाकायदा टीवीज़ पर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि हमारी मुकम्मल गैर मशरूत हिमायत हासिल है उस्मान बुज़दार को, और पता नहीं क्या क्या कसीदे जो कभी शहबाज शरीफ साहब की शान में भी नहीं पढ़े गए होंगे। आपकी पार्टी MPs वाले इशू को तो देखिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब पे जब भी पार्टी के अंदर साजिश होती है, और वो चाहे अलीम खान साहब को उन्होंने जेल भिजवा दिया, सप्तान खान को जेल भिजवा दिया, शहबाज शब्बीर गिल को इस्लामाबाद भिजवा दिया, ओन चौधरी को फारिग करा दिया, 4 चीफ सेक्रेटरी खा चुके हैं, 5 IG खा चुके हैं, हमारे 6 बंदे उनको वोट नहीं दे सकते। जी मैं देखे ना, पावरफुल हैं। अगर आप भी ऐन से उस्मान होते तो आप भी ऐन से उस्मान होके पावरफुल होते। अब आप अगर ऐन से उस्मान नहीं है इसलिए आप ताकतवर नहीं है। उसके लिए बहुत सवाल निकालने पड़ते हैं। बड़ा आपके MPs की सर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना बसर साहब, अगर आप मुझे गाइड करते रहेंगे आपकी रहनुमाई एक बहुत ही एक अहमियत की हामिल है, और रहनुमाई आप करते रहा करें तो अल्लाह खैर करे। आपके साथ पुराना ताल्लुक है। मैं MPs की तरफ आ रहा था। उस्मान बुज़दार साहब सीधे हो जाएं, उल्टे हो जाएं, दोबारा पैदा होके आ जाएं, ये 6 MP उनको वोट नहीं डाल सकते। उसकी वजह क्या है? डिफेक्शन क्लॉज है। नहीं वो एब्सोल्युटली है। मैं उस टेक्निकलिटी में जा ही नहीं रहा। मैं देखिए ना, मेरा आर्गुमेंट ये है, मैं लीगल आर्गुमेंट को बिल्ड करूंगा इनटू अ पॉलिटिकल आर्गुमेंट। आप जरा सुनिएगा। आप डिफेक्शन क्लॉज है, आप वोट नहीं दे सकते, मनी बिल पे वोट नहीं दे सकते, नो कॉन्फिडेंस पे वोट नहीं दे सकते, वजीर आला को वोट नहीं दे सकते, आप गैर हाजिर भी होंगे, बगैर किसी जेन्युइन रीजन के आप डिस्क्वालीफाई होके घर चले जाएंगे। ये कर ही रहे हैं। इनको चाहिए गली नाली सोलिंग, इनको चाहिए SHO पटवारी की ट्रांसफर, वो इनको बुज़दार साहब के थ्रू मिल रही है। इसमें इनकी जीत है, मुझे जाती तौर पे कोई इतराज नहीं है। लेना चाहते हैं, बसरा साहब के हल्के में भी एक उदम मचा हुआ है। हमारे जो वहां से MP हैं वो बसरा साहब की बजाय उनको डेवलपमेंट मिल रही है। वो आज भी मेरे साथ तस्वीर खिंचा के गए हैं, मिल के गए, उन्होंने कहा जी मैंने डेवलपमेंट मिली, मैं बड़ा राजी हूं। आज मेरे को 1 घंटा बैठे रहे। चलो साडे भरा ने मान लिया है, इसका मतलब इस गल ते वोट देना है। शुक्र है मान लिया। लोगों का तो भला हो रहा है ना सर, लोगों का तो भला हो रहा है। मैं सच्चाई आपके सामने रखता हूं। अब वो क्या करते हैं, बहुत मेहरबानी, वो बुज़दार को 100 तरह के ख्वाब दिखाते हैं। अब बुज़दार साहब को कानून का पता नहीं है कि डिफेक्शन क्लॉज क्या होता है। ऑब्वियसली मतलब इतने शरीफ आदमी हैं, सर उनके इर्द गिर्द इतने शरीफ लोग नहीं है जितने शरीफ शायद उस्मान बुज़दार साहब हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आज तक उस्मान बुज़दार साहब को यही नहीं पता कि आप डिफेक्शन क्लॉज है और आप क्रॉसिंग नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, अब उस्मान बुज़दार क्या कर रहे हैं, वो इनके साथ तस्वीर खिंचाते हैं और अपनी पार्टी को मैसेज देते हैं कि अगर मुझे कोई खतरा हुआ, मेरे पास और भी लोग शामिल हैं। अब उनको नहीं पता कि ये 6 लोग अपने मतलब को आ रहे हैं, ये डेवलपमेंट भी लेंगे, ये पोस्टिंग ट्रांसफर भी करवाएंगे, और हल्के में DC को पता है क्या फोन जाता है बाजवा साहब, वो फोन जाता है कि इसको PTI का सिटिंग MPA ट्रीट किया जाए और समझा जाए कि ये PTI का सिटिंग देखिए ये तारीख में पहली दफा हो रहा है। मैं ठीक कह रहा था सर, मैंने तो कभी इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। नहीं अब देखें ना, इतनी तारीफें आपके MPs ने, शहबाज शरीफ साहब भी फंड्स देते थे, वो तो उनकी नहीं थे करते सर इतनी टीवी पे आके, जितनी इनकी करना शुरू। सबके लिए विन-विन है, सबके लिए विन-विन है, हमारे लिए विन-विन। अच्छा इस विन-विन का इसका मतलब ये है कि फिर उस्मान बुज़दार साहब बड़े, इसका मतलब है पावरफुल तो आपने खुद कह दिया, वो है शातिर भी बहुत हैं, बड़े अच्छे तरीके से मामला चला रहे हैं। अगर वो शातिर होते, तेज होते, तो ये 6 की जगह 60 हो गए होते। परसों भी खाना हुआ है, 4 लोग उस खाने में गए, तस्वीर मेरे पास है, नाम मेरे पास है।
तो देखिए बात ये है कि अगर इस तरह ही इन्होंने उस्मान बुज़दार साहब मामलात को चलाना, आपने कहा अब दोबारा साहब आपके पास आ रहे हैं। मैडम आपसे पूछना मैंने ये था कि बिलावल साहब उस्मान बुज़दार साहब के बारे में बात करते हैं, ओवरऑल पंजाब की कारकर्दगी बुरी है, ये बात बिलावल साहब बारहा आजकल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वही सवाल जो मैं तारड़ साहब से पूछने लगा था, अभी उनसे जवाब लेते हैं। आप ये फरमाइएगा कि एग्जैक्टली आपकी पार्टी करना क्या चाह रही है पंजाब की, अगर बात की जाए कोई एक्शन अमलन नजर नहीं आता उस्मान बुज़दार को हटाने के हवाले से आपकी पार्टी का, ऑल्दो कितना रोल नहीं हो सकता लेकिन इसकी अमलन के साथ। जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए हमें उस्मान बुज़दार साहब से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि जैसे लीडर वैसे उनके सेकंड लाइन के लीडर, ये ऐसे वजीर आजम वैसे वजीर आला, और फिर दोनों का नाम एन से आता है, और जहां भी उनको बड़ा ओहदा रखना है वहां पे इमरान इस्माइल भी आते हैं, जो कि कोरोना के होने के बावजूद जो है वो घूमते फिर रहे थे, फिर कोरोना लेकर आए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या ये ऑपोजिशन की तरफ से बेचैनियां उठती हैं? तो इनकी अपनी अंदर पार्टी के अंदर मसाइल हैं जिसकी वजह से उस्मान बुज़दार पर आवाजें उठाई जाती हैं, और इनके अपने लोग जो हैं वो परेशान हैं। अब तो इन्होंने जिसके ये खिलाफ थे डेवलपमेंट फंड, जिसके इमरान साहब खिलाफ थे, अब तो इन्होंने वो देना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मैं एग्जैक्टली वहीं पे आना चाह रहा था मैडम। लेकिन उसके बावजूद जो है आप देख लें कि लोग खुश नहीं हैं। कराची के नजीब अहमद जो है उन्होंने ये कहा, शकूर शाद ने कहा कि हमारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं कि अपने MNAs को नहीं पहचानते, लेकिन अब फंड मिल रहा है तो हम शायद अपने इलाकों में कुछ कर लें। दूसरी बात जो है वो ये है कि इस वक्त जो चीनी के बाद आटे का बहरान है वो इसलिए है कि वसीम अकरम प्लस जो है वो 5000 से नीचे आटा नहीं ला सके, जबकि सिंध में सक्खर में 4400 और 4700 इस तरह कराची और सक्खर तक रेट था, लेकिन इन्होंने वहां पे आटे की कीमत कम नहीं करा सके, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ सिंध में भी लोग थे उन्होंने आटा होल्ड करने की कोशिश की और किया, और उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। आज बताया उन्होंने 197 के करीब लोगों को उन्होंने जो होल्डर्स हैं जखीरा अंदोजों ने पकड़ा, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है। ये आज शिबली फराज साहब बता रहे थे। क्या मुझे आवाज नहीं आई आपकी? शिबली फराज साहब ये बता रहे थे, आप आटा बहरान के हवाले से जो बात कर रही थी वो ये कह रहे थे कि जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं, जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, उन्हें हमने पकड़ा भी है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है और हम यकीनी बना रहे हैं कि 880 रुपए पर आटे का थैला फरोख्त किया जाए, और अगर आपको कहीं उसके बावजूद महंगे नर्ख पर आटा बेचता कोई नजर आता है तो एक हेल्पलाइन भी हमने बना दी है। वो ये कह रहे हैं। देखिए हेल्पलाइन तो इसी तरह है जैसे इनके यूटिलिटी स्टोर्स हैं कि उन पे सामान नहीं होता, और हेल्पलाइन या किसी की बात जो अभी वो कर रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह है जब इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया था और लेवी 6 रुपए बढ़ा दी थी और वो पेट्रोल मैसर नहीं हुआ था। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सारा मसला ये है कि अवाम की इन्हें क्या परवाह है, और सारी बात यहीं से शुरू हो रही है और यहीं पे खत्म हो रही है कि उस्मान बुज़दार भी उस सारे प्रोसेस में शामिल हैं कि चीनी जो है उसकी कीमत बढ़ रही थी और ये एक्सपोर्ट कर रहे थे और चीनी की किल्लत थी, और ये इस बात को कि किसको सब्सिडी दी और किसने दी, तो ये उन मिल मालिकान को वो कर रहे थे जिन्हें सब्सिडी मिली। और जो मैं तो सवाल ये पूछना चाह रहा था मैडम कि ओवरऑल अगर देखा जाए और कंपेयर किया जाए पिछले वज़राए आला के साथ, अगर PSDP ये एज अ पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको कम किया है, कट किया है उसके अंदर, तो उसमें उस्मान बुज़दार का उतना क्या कसूर है? बाकी मामला तो उसी तरह से चल रहे हैं। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके वो एग्जैक्टली वो इल्जाम शहबाज शरीफ पर भी लगते थे, वो परवेज इलाही साहब पर भी लगते थे। मैं तो गवर्नेंस की बात कर रही हूँ, मैं सब्सिडी पे नहीं बात कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ कि सब्सिडी का एक आम आदमी को क्या फायदा हुआ और किसके कहने पे जो है एक्सपोर्ट की गई, ये कुछ सवाल थे जिसकी वजह से जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो अब आप PMLN के साथ मिलकर फिर इसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं? 2 साल की, और ये सिर्फ 1.5 साल की तहकीकात ईओआर्स में होनी थी, लेकिन 10 साल पे की गई ताकि सब हौज पौज हो जाए और उसके नतीजे में जहांगीर तरीन बाहर चले गए। नहीं, वो तो आज उन्होंने, मैं आपके पास आता हूं दोबारा, ये आज शहबाज गिल साहब ने भी बात की, शहजाद अकबर साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी 97 में, 99 में, 2009 में आटे का बहरान आया, चीनी के बहरान भी आए, रिपोर्ट्स कभी उन पर नहीं सामने आई थी लोगों के, कमीशन उन पर बने ज़रूर होंगे लेकिन
आवाम के सामने कभी रखा नहीं गया और एक्शन भी कभी नहीं हुआ था। इस पे मैं आपका मैं इसका जवाब दूंगी। अता तारड़ साहब की कनेक्शन दोबारा स्ट्रांग है इस वक्त। तारड़ साहब, अभी मैं देख रहा था शहबाज शरीफ साहब की तबीयत अब कैसी है, जरा उस बारे अपडेट कर दीजिएगा। फिर मैंने आपसे पूछना ये है कि आप और पीपल्स पार्टी मिल के करेंगे क्या अमली तौर पर इस हुकूमत के खिलाफ जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ये डिलीवर नहीं कर पा रही। देखिए, एक तो आपने शहबाज शरीफ साहब की तबीयत के बारे में पूछा जी। जी जी हाँ जी, अभी असल में कल वो कोविड के बाद पहली दफा निकले बाहर और कोर्ट गए, और कल खासी गर्मी भी थी और धक्कम पेल थी, और कोर्ट रूम भी ऊपर सिचुएटेड है दूसरी मंजिल पे। तो आज उनकी तबीयत नासाज हुई और डॉक्टर्स ने उनका तिब्बी मुआयना किया और उसके बाद उनको ड्रिप जो है अपनी निगरानी में एडमिनिस्टर की है, आराम का मशवरा दिया है। और अभी वो पोस्ट कोविड जो रिकवरी का पीरियड है, ये वीकनेस के सिम्टम्स में, ये जज़ाकल्लाह जी, वो सिम्टम्स जो पोस्ट कोविड है उसके बाद हफ्ता 10 दिन जो है या 2 वीक्स लगते हैं, जिसमें आपकी अगर एंटीबॉडीज ना हो तो ये वीकनेस वाले सिम्टम्स आते हैं। तो ये इसी तरह है। तो दूसरी बात यह है कि जब कमीशन रिपोर्ट की बात हो रही थी तो वो बड़ा अच्छा मोटो है इस हुकूमत का कि खाता है तो बताता भी तो है। ये कहाँ से आए और कहाँ पहुंच गए? ये तो आए थे करप्शन खत्म करने, ये तो आए थे करप्ट माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करने। जहांगीर खान तरीन साहब को रातों रात मुल्क से बाहर भेज दिया गया बगैर बताए। वहां पहुंच के 3 दिन बाद जब शोर डला तो बताया गया जी मैं बाहर आ गया हूं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीनी में घपला हुआ, शॉर्टेज के बावजूद, शॉर्टेज बताया गया वजीर आजम को शॉर्टेज है, उसके बावजूद एक्सपोर्ट करने की इजाजत, 56 करोड़ की सिर्फ जहांगीर तरीन को सब्सिडी। तो ये मतलब ये कौन सी हुकूमत है जिसने अभी तक किसी को सजा नहीं दी? और ये 2 wrongs do make a right की हुकूमत है। यानी वो जी पहले भी सब्सिडी दी गई थी अल्लाह के बंदो, तब तो अगर सब्सिडी दी गई थी क्या शॉर्टेज थी? क्या चीनी की कीमत जो है वो नहीं सर, लेकिन उसमें जो कमीशन बना है और वो कह रहे हैं कि उसका ऑडिट करेंगे हम, और उसके बाद वो कुछ टाइम तो उसके अंदर लगेगा। जाहिर है प्रोसिक्यूट करने में भी टाइम तो लगता है। सजा समैरिली सजा तो वो नहीं दे सकते। अगर मैंने आपके जहाज में सैर की होती क्योंकि हाथ काट चोरी की है इसने, और आपने मेरे धरने फंड किए होते, आपने मेरी पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया होता, मैं आपको पे बैक तो करना था ना। तो मैं तो यही कहता कि मैं ऑडिट करवा रहा हूँ, मैं अभी इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ। ये 2+2 है। आपको पता है किस मिल के पास कितना स्टॉक था, किस मिल ने कितनी चीनी एक्सपोर्ट की, किस मिल ने लोकल मार्केट में कितनी चीनी। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, 100 अरब मैंने कैलकुलेट किया हुआ जहांगीर तरीन का। मुझे किसी जगह बिठा ले, मैं साबित करने को तैयार हूं। तो ये हीले बहाने जो हैं उनको पता है। जितनी पॉलिटिकल आपकी शमूलियतें हुई, बसरा साहब का मुझे नहीं पता, साउथ पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की, सब जहांगीर तरीन ने बंदे शामिल कराए। पंजाब हुकूमत जब नहीं बन रही थी, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। बिल्कुल ठीक है सर, अब पॉइंट फेयरली मेड। एक ब्रेक का वक्त है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे तो 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि ऑपोजिशन ये कहती है कि हमारे खिलाफ एहतसाब जो है वो बहुत तेजी के साथ जारी है, और ऑपोजिशन ये कहती है कि अपने बंदे जो हुकूमत के हैं और ऐसे लोग जिनको ये माफियाज कहते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो बहुत स्लो है। उनको कैफरे किरदार तक कब पहुंचाया जाएगा, ये बसरा साहब से पूछेंगे। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ फर्द जुर्म एक मरतबा फिर जो डेफर हुई है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी तक कोई क्लियर वर्जन क्यों नहीं आ रहा, इस स्पार्कलिन रेफरेंस के हवाले से, इस पर भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे, अता तारड़ साहब ने ये सवाल उठाया था कि इमरान खान साहब जो एहतसाब की बहुत बात करते थे, अब जो माफियाज के खिलाफ वो बरसरे पैकार हैं तो एक्शन क्यों नहीं नजर आ रहा? बसरा साहब ये बताइएगा। वैसे बात चलें ठीक है, इस हद तक किताबी हद तक समझ आती है, फोरेंसिक ऑडिट करना है, किताबें खुलेंगी, खाते खुलेंगे, बुक्स खुलेंगी, लंबा काम होगा, लेकिन आवाम को इससे सरोकार नहीं है। खान साहब का जो दावा था वो कुछ और था, स्विफ्ट एक्शन। वैसे मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले अभी बात हो रही थी कोरोना वायरस के हवाले से। मियाँ शहबाज शरीफ साहब हूँ, अभी शैला रजा हमारे साथ प्रोग्राम कर रही हैं, अता तारड़ साहब प्रोग्राम कर रहे हैं। ये दोनों भी कोरोना वायरस का शिकार हुए, अल्लाह ने इनको भी सेहत दी है। और जितने भी लोग कोरोना वायरस में पॉजिटिव है, अल्लाह ताला ने सबको सेहत दे। मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया के ममालिक थे, जहाँ पे अमेरिका आप देख लें, जहाँ पे हेल्थ केयर का निज़ाम, जहाँ पे उनका इकॉनमी आसमान से बातें करी, वो लोग बुरी तरह एक्सपोज हुए। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे। अच्छा, जो आपने बात कही, मैं गुजारिश ये करूं कि जब ये बातें करते हैं ना कि जी वो नाकाम हो गई, करप्शन को नहीं पकड़ सके, माफियाज को हाथ नहीं डाला, तो यकीन माने मैं बड़ा मुश्किल से ऐसी कंट्रोल करके बैठता हूँ। वो इसलिए इनको ये गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती।
इनको बात करनी चाहिए, गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला, मज वाला, भैंस वाला, कट्टे वाला, दूध वाला, ये बातें ना किया करें इनसे। मैं सिर्फ इनसे, आज तक आपको पता था बाजवा साहब, 70 साल कोई मुझे मुल्क दिखा दें, दुनिया का कोई दिखा दें जहाँ पर कोई पार्टी एक दिन भी हुकूमत में ना आई हो और वहाँ का उसका लीडर कभी को वज़ीर आज़म ना बना हो, जब वो वज़ीर आज़म बने आते ही उसको 32,000 अरब का कर्जा मिले। नहीं, मैं मेरी बात सुन ले, मैं और बात करने लगा हूं, मैं आपके सवाल पे आने चीनी की शॉर्टेज से उस पे आने लगा, आटे की शॉर्टेज से मैं उसी पे आने लगा हूं। तमाम के तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले। अब आपके बात पे आ रहा हूं, और उस लीडर को आते ही हर इदारे जिसको कहते पन्नोला हाल, जिस इदारे को टच किया वहां पे एक माफियाज का राज था। क्या आप आज आपको पता था क्या चीनी की रेट पहली बार बढ़ा है? क्या आटे का रेट पहली बार बढ़ा है? क्या घी माफिया हो या सीमेंट माफिया हो? आप मुझे ये बताइए कि हमें तो ये नहीं पता था कि चीनी के रेट बढ़ते। देखें, पिछले टेन्योर की अगर बात कर लें, हुआ एक दफा चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान हुआ 5 साल पर मोहित, ये 2 साल के अंदर 4 बहरान आ जाना। और अभी आटे गंदम की रिपोर्ट आई है और अब ये दोबारा इस वक्त मैं पहली बात को वाइंड अप कर लूं कि हुआ ये कि इनके हमारे दौर के अंदर ये हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, इन्होंने कहा जी बस ये तो आई वाश या मिट्टी पाने वाली गल है। उसकी रिपोर्ट भी आई, पब्लिक हुई। इनसे ये पूछे ना, ये चीनी वाले जितने लोग हैं, पहले हाई कोर्ट से स्टे लिया, किसने लिया? फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वहां से खारिज हो गया। अब अगला मरला क्या है बाजवा साहब? अगला मरला यही है, वो साढ़े नाल है, वो किसे नाल है, अक्रॉस दी बोर्ड इन तमाम लोगों को फिक्सअप किया जाएगा। मुझे तो आज तक ये नहीं पता था, मैं भी सियासत करते हुए, किस तरह चीनी के रेट फिक्स होते हैं। और अगला हमारे लिए चैलेंज ये है कि चीनी की कीमतों को नीचे लाना है। अब ये आटा माफिया ने सर उठाया है, आएंगी ये चीजें जब आप लोगों को हाथ डालेंगे। पहले क्या होता था? पहले आते थे, नीचे से ऊपर से नीचे तक एक सिस्टम बना हुआ था, पैसे जाते थे, चीजें चुप हो जाती थी, लोग अपने इन्वॉल्व होते थे। अब मैं फिर कह रहा हूं कि सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ, मैंने ये कहूं कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, इश्यूज हैं, मसाइल हैं, लेकिन उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो विजन, वो डिटर्मिनेशन, वो विल पावर, वो ये समझते हैं कि हमने इन चीजों को अबूर करना है। जब भी आप किसी चीज को टच करेंगे, पता है क्या सिर्फ बसरा साहब उसमें कहना ये चाह रहा था कि ये लॉजिक, ये मंतक समझ नहीं आती कि माफियाज पहले से मौजूद थे, उन्हें तब छेड़ा नहीं जाता था तो वो मुनाफाखोरी भी नहीं करते थे। अब माफिया को छेड़ा है, मैं बताता हूँ, तो वो नाजायज मुनाफे कमाना शुरू हो गया। मैं तारड़ साहब के साथ पास जाना चाह रहा हूँ, जैसे तारड़ साहब, बसरा साहब अभी खुद कह रहे थे कि सब कुछ अच्छा नहीं है, वो अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन आपका प्लान क्या है सर? आपकी पार्टी का प्लान क्या है? कोई किसी किस्म की सर माजरत के साथ ये नीयत नजर नहीं आती। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप हुकूमत गिराएं या कुछ करें, लेकिन ऑन टोज रखने के लिए क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही काफी हैं? देखिए, एक तो हमारी पिछले 10 साल की पंजाब की मेहनत और पिछले 5 साल की वफाकी हुकूमत की मेहनत, इस मुल्क में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की है, इस मुल्क में मोटरवेज बनाई हैं। आज लाहौर से सखर ट्रैवल करें, मैं लाहौर से बहावलपुर 3.5 घंटों में गया हूँ, उस मोटरवे की राइडिंग क्वालिटी आप देखें। इस मुल्क के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स बनी हैं, अस्पताल बने हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज बनी हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। हमें तवक्को नहीं थी कि ये इतनी बुरी इनकी परफॉर्मेंस होगी। यानी हमें पता था ना, तजर्बेकार हैं, चले मान ले पहली दफा आए, हालांकि 30-30, 40-40 साल वाले लोग साथ बिठाए हुए हैं, मगर हमें ये तवक्को नहीं थी कि बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देंगे। यानी होता है ना कि वो आप कह रहे हैं कि चले चीजें सब अच्छी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है। आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी। मतलब मुझे ये बताएं कि ये माफियाज जो ये बात कर रहे हैं कि ये सरफेस कर रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। वैसे तारड़ साहब, ये जो इस वक्त ये आलमी वबा जो है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है ना पूरी दुनिया के अंदर। 3,000 रिसेशन छोड़ के डिप्रेशन की तरफ 3,000 अरब का सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान हुआ है। 4 से 5% IMF कह रहा है पूरी वर्ल्ड को। मैं बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट पे बात करने वाला आदमी हूँ। कोविड से पहले पूरा 1 साल हमें 3% GDP ग्रोथ शरह नमूद बताई गई, वो 1.9 निकली। प्री कोविड, ये हफीज शेख साहब के फिगर हैं और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये पब्लिश्ड फिगर्स हैं, जो -4 की ग्रोथ थी, जो 68 साल के बाद हुई है, वो कोविड से पहले की है। महंगाई 11% कुछ बेहतर हो रही थी, एक पॉजिटिव नहीं, वो चले बेहतर हो रही थी या नहीं हो रही थी वो एक अलग बात है, मगर देखें ना हम किस चीज पे छोड़ के गए थे। और कर्जों पे आ जाएं, कोविड से पहले आप मार्च भी निकाल दें, हमने 5 साल में 10,000 अरब का कर्जा लिया। जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो बनाई हैं हमने। आज एसी वाले कमरों में हम बैठे हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो बिजली लगी है। उस पे अब ये कहना कि जी महंगी लगाई थी, आप सस्ती लगा लें, आपने तो लगाई नहीं। कि पीके ने कौन से यहाँ पे प्लांट लगाए हैं? तो बात ये है कि ये जो 2 साल में
12,000 अरब का कर्जा है, मुझे प्रोजेक्ट बता देना, पीएसडीपी कट हो गया, एडीपी कट हो गया, आपने उस पर कट लगा दिया, मान लिया कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द फेडरल गवर्नमेंट और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का आपने कट लगाया है, इस पे कट नहीं लगा करता। जब महंगाई हो, जब डीवैल्यूएशन हो, तो इस पे इसको बढ़ाया जाता है, बिकॉज आपने रुपए की जो कदर में कमी है उसको फैक्टर इन करना होता है, ठीक है, आपने महंगाई को फैक्टर इन करना होता है। बिल्कुल आपकी बात है दुरुस्त है, ये पहले भी आप करते रहे ना ये तमाम बातें। किसी भी हुकूमत को जांचना हो, उसकी आप परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 5-7 साल की। केपीके को आप उठा लें, बिलियन टी सुनामी फ्रॉड था, पार्लिमानी कमेटी हमने कहा नहीं बनने दी गई। बीआरटी पेशावर में अभी भी कह रहा हूं, देखिए आपके पॉइंट्स आगे, मैंने थोड़ा सा टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो मैडम शैला साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू रखना है। मैडम, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तनकीद तो करते हैं, कभी को मशवरा भी दे दिया करें, बता तो दिया कि जी तनकीद बराए तनकीद करते हैं, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है पीटीआई की तरफ से। वो कहते हैं जी बस बिला जवाज तनकीद कर देते हैं, सोल्यूशन भी तो बताएं ना साथ क्या करना है। अच्छा, जहाँ तक इल्जाम की बात है तो तहरीक इंसाफ के बजाय ये रहे तहरीक इल्जाम, क्योंकि अभी तक इन्होंने इल्जामात ही लगाए हैं और तो कुछ नहीं किया। क्या बिलावल भुट्टो साहब ने जो बजट स्पीच की है तो उसमें इन्हें तजावीज नहीं दी। अब कोई इनसे अगर ये पूछता है कि आप इतना बड़ा इस वक्त आपने रिकॉर्ड कायम किया हुआ है कि 1 लीटर पेट्रोल पर आप 45 रुपए 86 पैसे और 1 लीटर डीजल पे 51 रुपए 41 पैसे टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो इससे इतनी महंगाई बढ़ी कि 5-9 पे आ गई और अभी और बढ़ रही है। 5 हफ्ते में इतनी महंगाई हुई है, तो ये बातें करने की नहीं है क्या? इनको ये समझ नहीं आ रही? जब इनसे कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ गई और आप गवर्नमेंट सर्वेंट की तनख्वाहें तक नहीं बढ़ा रहे, इनसे कहा जा रहा है कि अगर अपने मुल्क में आप इदारे मजबूत नहीं करेंगे, आपने पीआईए का भट्टा बिठा दिया, इस तरह से बात नहीं करते। तो ये कहते हैं पापड़ वाले चीनी वाले, अरे होंगे पापड़ चीनी वाले, उनको लाओ पकड़ो, उनसे पैसा वसूलो, किसने मना किया है? लेकिन उनको कब पकड़ोगे जिन्होंने दवाएं 400% कर दी? मालम जब्बा के लोगों को कब पकड़ोगे? बीआरटी के लोगों को कब पकड़ोगे? क्या आजम सवाती से अराजी वागुजार करा ली? क्या ये जो हवाबाजी के मुशीर हैं मलिक गुलाम सरवत, इन्होंने जो बयान दिया वो बयान था जिम्मेदारी का या हवाबाजी थी? इस पे आपने कभी सोचा? कभी आपने सोचा कि आपने अलीमा बाजी को कैसे भारो भार एनओसी दे दिया, एनआरओ दे दिया? ये सारी बातें इनसे करा ली। वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। अच्छा, मैं बारे में एक छोटी सी बात मुझे बता दें। अभी आपके साथ प्रोग्राम में बसरा साहब ने कहा कि इससे पहले किसी ने कुछ याद करें, जब आप जरदारी साहब के नगमे गाते और लिखते थे तो उस जमाने में हामिद सईद जेल में थे और हमारा दौर था और उनपे हज पे करप्शन का इल्जाम था। हमारी हुकूमत गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइज्जत बरी हो गए। अच्छा तो मैडम, ये पाकलेन के हवाले से, पाकलेन रेफरेंस के हवाले से मैंने हैं। आपसे पूछना था एक सवाल, वो ये कि फर्द जुर्म आयद होना थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब पर, वो फारूक नायक साहब ने कहा कि उसको डेफर किया जाए, हमें कुछ मजीद वक्त दिया जाए, लेकिन ओवरऑल तमाम केस का वो बड़ा खुला है और वो सैफुर रहमान साहब के दौर का है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब तक शुरू जिस वक्त ये हुआ, दोबारा जब ये रिसर्फेस हुआ केस, कहा गया था कि हम आकर बताएंगे अपने वोटर के लिए, एटलीस्ट नॉट फॉर मीडिया, लेकिन बाकायदा उस पर कोई वजाहत हल्की फुल्की सी भी नहीं आती। अब कहा जाता है जी कोर्ट में जाकर बताएंगे, तो थोड़ा सा ठीक है। अब जब वो चीज कोर्ट में अगर चल पड़ी है तो ठीक है, फिर कोर्ट में बताएंगे। और हम ये समझ कि कोर्ट एक बेहतर जगह है। अगर किसी ने हमें घसीटी लिया है, लोगों को बड़ा शौक है, कभी 11.5 साल घसीटे गए, कभी अभी 6 महीने पहले, तो ठीक है, अब फिर कोर्ट में ही बताएंगे। असल बात तो ये है कि क्या बसरा साहब ये बताना पसंद करेंगे कि ऑडिटर जर्नल की जो रिपोर्ट है, जब ये पहले माजी में कभी आती थी तो तूफान बरपा हो जाता था, ये अब इन सबके लब क्यों चले हुए हैं? क्या ये बताना पसंद करेंगे कि नहीं? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये पब्लिक अकाउंट कमेटीज का काम है। वहां पर अगर ऑडिट पैराज हैं, आप पीएमएलएन ऑपोजिशन में इस वक्त पंजाब में भी और विफाक में भी, सिंध में हो सकता है कि ये वहां पर बताएं कि आपके वहां पर क्या ऐसी डिस्क्रिपेंसीज आई हैं या ऐसी कोई मिसमैनेजमेंट हुई है, लेकिन पीएमएलएन का काम है। हम तो एक बात कर रहे हैं ना, हम तो क्या कर रही है पीएससी पंजाब के अंदर और सेंटर के अंदर, इस मामले पर बात करेंगे। असल में एक ब्रेक का वक्त है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। वापस आते हैं, मैं आपके पास ही आऊंगा। स्टे विद अस नाज़रीन।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसार राना साहब ने हमें ज्वाइन करना था नाजरीन। प्रोग्राम के शुरू में हमने आपको बताया था वो कुछ मसरूफियत की वजह से, ट्रैफिक की वजह से लेट ज्वाइन किया उन्होंने। बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियोज़ में आपने हमें वक्त दिया। हम पहले बात कर रहे थे उस्मान बोजदार की तब्दीली के हवाले से। महज अफवाह है, कुछ हकीकत है इसमें या अफसाना ही है, और होना क्या चाहिए वैसे? देखिए, बात ये कि जब कोई भी कोई चीज़ होती है ना, अफवाह के पीछे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सदाकत ज़रूर होती है। बिल्कुल ठीक। और मेरी इतलात ये हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले अलीम ख़ान को और सब्तैन साहब को, इवन असलम इकबाल साहब को, इनको बुला के ये कहा गया कि आप तैयारी करें, शेरवानी वगैरह सिलवाएं। मेरे मतलब बीइंग जर्नलिस्ट मेरी इतलात हैं। लेकिन तब भी मेरा ये यकीन था कि इतनी जल्दी तब्दीली मुमकिन नहीं है। इतनी जल्दी इसलिए नहीं कि मतलब वैसे तो 2.5 साल हो गए। असल बात यह कि तब्दीली का कोई तरीक़ेकार भी तो होगा ना। फिर अगर आपने बुजदार साहब को फारिग करना है तो कैसे करेंगे? एक तो आप पार्लियामेंट कर सकते हैं, अगर आप पार्लियामेंट के ज़रिए करते हैं तो ये तो खुद PTI की सुबकी है। दूसरा ये कि वो खुद रिज़ाइन कर दें, तो उनके आप एतमाद का अंदाज़ा कर लें कि जब ये सारी खिचड़ी पक रही थी, शोर हो रहा था, वो बलूचिस्तान के दौरे पे गए हुए थे। तीसरा रास्ता ये कि इमरान खान साहब उनसे कहें कि जी आपको सैक तो कर ही नहीं सकते, वो तो कोई ऐसी प्रोविज़न है ही नहीं आइन के अंदर के वज़ीर आज़म तो कुछ नहीं होने लगा ऐसा। तो मुझे नहीं लगता कि होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अब मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ऊँट है उसको जब ज़िबा करते हैं तो उसको 7 ज़ख्म लगाते हैं। सही। तो मेरा ख्याल है कि चौथा 5वां हो चुका है। मैंने 3 भी देखे हैं वैसे। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात खैर हवाओं में नहीं है और इसका कहीं ना कहीं वजूद है, और ये हो सकता है कि कल इमरान खान आ रहे हैं लाहौर। अच्छा, ऐसे यहाँ पर तारड़ साहब, नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला उन्हें भी जल्द सेहत तंदुरुस्ती दे, वो वापस आए। मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें कुछ बोलना चाहिए, उन्हें कुछ कहना चाहिए। ये खामोशी उनकी भी बड़ी मानी खेजी है। मैं क्या कहूँ इस पे, आप ही फरमा दीजिए। मेरा ख्याल है वो बोलती भी नहीं है, बोलेंगी भी। वो बोले तब प्रॉब्लम है, वो ना बोले तब प्रॉब्लम है। वो ऑब्वियसली पार्टी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वो जितना मर्जी बोले। नहीं, उनके पास देखिए ना, वो अगर आप लाइव प्रोग्राम करना चाहते हैं और सब चला देंगे तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वो इशू नहीं है इस वक्त। इशू ये है कि जब पार्टी यकीन करें तारड़ साहब को टाइम लेते हैं, आप लाइव कर लेते हैं। ना करें ना जी, ना करें ऐसे ना, मतलब आपको ही पता है, मुझे तारड़ साहब देखें, ये तो चैलेंज हो गया है। तारड़ साहब सर, मैं कह दूंगा नहीं हो सका, मैं खुद कह दूंगा। आप टाइम लेते तो क्या है? बात ये है कि वो जब बोलना चाहेंगी, जब पार्टी समझेगी कि टाइम आ गया उनके बोलने का, तो बोलेंगी। हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स तो तैयार है। राना सनाउल्लाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, शाहिद खाकान साहब मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में डिलीवर किया है। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आपकी ये तमाम पार्टी पावर डिराइव करती है शरीफ फैमिली से। ये बात क्या दुरुस्त नहीं है? उनको तो बोलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का वोट है, नवाज शरीफ का वोट है, शाहिद खाकान अब्बासी का वोट नहीं है, राना सनाउल्लाह का वोट नहीं है। देखिए, बात ये है कि एज लॉन्ग एज मियां नवाज शरीफ की आशीर्वाद के साथ, उनकी अप्रूवल के साथ पार्टी एक इफेक्टिव अपोजिशन कर रही है, तो मैं समझता हूं कि अभी हम जो ऑपोजिशन कर रहे हैं उससे इतनी तकलीफ है कि फ्लोर ऑफ द हाउस आके वजीर आजम जिस तरह चीखते हैं और चिंगाड़ते हैं, तो मैं तो समझता हूँ बड़ी इफेक्टिव ऑपोजिशन कर रहे हैं। हर मौके पे हमने हर इशू को, हर अवामी इशू को उठाया है, आज भी उठा रहे हैं। वो फ्लोर ऑफ द हाउस हो, हमारे कोर्ट में केसेस मौजूद हैं, हम इलेक्शन कमीशन के पास कई पिटिशन में गए हुए हैं। जब बोलने का वक्त आएगा पार्टी उसका फैसला करेगी और वो जरूर बोलेंगी, उसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है। बट इस वक्त जो इशू एक आम आदमी का है और एक आम आदमी की जिंदगी जिस तरह अजीरन कर दी गई है, और अब एक मैं यही अर्ज कर रहा था ना, आम आदमी के लिए बोले, मतलब वो इदारों के बारे में ना बोलें, आम आदमी के लिए तो कम से कम बोले। मैं तो आम आदमी की ही बात कर रहा हूँ। और देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से बड़ी इफेक्टिव आवाज उठाई जा रही है। बट हैविंग सेड दैट, जो तब्दीली का नारा लेके आए थे, वो आप छोड़ दें बात कि वो उन्होंने बैड गवर्नेंस हो गई जी, महंगाई हो गई जी, हमारे से गलती हो गई, कोताही हो गई। नाम नेहाद एहतसाब है जो आके आप कहते हैं कि जी मैं 6 लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तो अपने 6 लोगों का हिसाब कौन लेगा जो अपने 6 रजा साहिबा से मैं पूछना चाह रहा था एक चीज। अब आसिफ अली जरदारी साहब की जो हम बात कर रहे थे, जहांगीर खान तरीन को कौन पूछेगा? वो आ जाएंगे सर वापस, नहीं आएंगे तो फिर हम भी पूछेंगे, सब पूछेंगे। जहांगीर तरीन अभी तक कोई को किसने प्रमोट किया पता है ना, पता है उसके किरदार का, पता है। मैं शैला रजा साहिबा से पूछना चाह रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब पर कल को फर्द जुर्म आयद होती है तो इसी हुकूमत पर भी इल्जाम लगा रहे हैं इनके वुज़रा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैडम आप लोग, कि आसिफ अली जरदारी के साथ ये एक वेंडेटा, एक ये एहतसाब और ये एक यकतरफा एहतसाब,
लेकिन ये जो पाकलेन रेफरेंस है, खास तौर पर इसकी बात की जाए, ये तो सैफुर रहमान साहब के दौर का बना हुआ है, तो यहाँ पर तो बात दुरुस्त ना होगी। मैं ये समझती हूँ या नैब पर डाले कि मैं ये समझती हूँ कि सैफुर रहमान ने पैरों में गिर के बता दिया था कि उस वक्त भी ये केसेस किस तरह बने गए, और फिर जिस तरह से 11.5 साल जिस तरह से जेल में रखा गया और साबित नहीं हो सका, तो इन चीजों में कुछ था नहीं। अगर कुछ होता तो तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अब तक पता नहीं क्या कर चुकी होती, खुजा के गंजा कर चुकी होती अपने आप का सर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम तो फेस करने के लिए तैयार हैं। खुर्शीद भी यही है, राजा परवेज अशरफ भी यहाँ पे सरफरू हुए, और यूसुफ रजा गिलानी भी जो है, उनके ऊपर जो केसेस थे और अब जो बनाए गए हैं उसमें भी, और कभी उसका जिक्र नहीं किया जाता कि क्या फैसला हुआ था नेकलेस वाले केस में। वो यूसुफ रजा गिलानी के हक में फैसला था, हमारी हुकूमत नहीं थी। यही था ना, वापस कर दिया था नेकलेस। मैं ये समझती हूँ कि हमें अभी तक ये सारे एक्ट, अगर इतना बड़ा इल्जाम जो कि ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि फर्दर जुर्म आयद होगी, उसमें रिपोर्ट में जहांगीर तरीन पे आया, में पता चल जाएगा। उन्हें गिरफ्तार कर लेना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल था। बिल्कुल, जो गलत है उसे गिरफ्तार करना चाहिए। क्लोजिंग रिमार्क्स में सर साहब, मैं गुजारिश करूं, दोनों पार्टियों का मौका में ये सुन रहा हूँ, हुकूमत नाकाम हो गई, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, GDP को फलां हो गया, गरीब रुल गए। इनसे ये पूछें, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई उनको छोड़े सर, अपना बता दें आप। नहीं, मैं तो एक बात करता हूं, अगर ये सारा कुछ हो गया है, शाम को 7 बजे बैठ जाते हैं, बढ़ के मारनी शुरू करते हैं चैनलों पे, और भाई आप उनको बार बार कह रहे हैं ना, उनको ना तंग करें, बहुत गर्मी है। वो ख्वाजा साहब ने नहीं कहा था हमारी पार्टी नान वाली है, हमारी पार्टी कीमा करेले वाली है, वो खा के सो जाते हैं। इनके पास कोई किसी किस्म की अद्दी ताकत नहीं है, इनको स्वाय मैं तो आपका पूछ रहा था बशर साहब, आप उनकी बात करना शुरू हो गए। इश्यूज हैं, मैं फिर कह रहा हूँ इश्यूज हैं, इश्यूज हैं, इंशाल्लाह हम उनको रिजॉल्व करेंगे। हम इनके इश्यूज बनाए हुए हैं, ठीक हो गया। साल ये रहे या अमरियत रही है। नेक्स्ट टाइम पूछेंगे मैडम, टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी मिनट है। राणा साहब हो सकता है तब तक आ जाए। राणा साहब, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, आपको मुल्क किस सब ज्यादा। अच्छा देखिए, मैं एक तो ये कि तारड़ साहब की जो बात है ना कि वो आपसे कहा कि प्रोग्राम कर लें, तो ट्विटर और वैसे बयानात पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, तो वहां बोल रहे वो जो बोल रहे हैं उन्होंने, वो तो तो वो वहां नहीं बोलेंगे। आप दोनों का एजेंडा क्या है? तो मुल्क की बात कर रहा हूं। मैं मुल्क की बात देखिए, जहां तक बात है जहांगीर तरीन की, तो बात ये कि खाली जहांगीर तरीन का मसला नहीं है, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी सारे लोग। राणा साहब, इनकी समत आपको ठीक लग रही है? मसरा साहब की नहीं, ये तो पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी के नाम पे एक अरसे से फ्रॉड और बकवास हो रही है। तो हाँ, अभी भी वही हो रही है, वही एलीट क्लास, वही लोग, वही जो पुराने चेहरे हैं, वही जो पहले थे वो भी अब वही है। तो कोई तब्दीली क्या है इसमें? कोई तब्दीली नहीं। एक लफ्ज राणा साहब करें क्रिटिसिज्म करें, लेकिन ये सख्त लफ्ज बोल गए बकवास वाला। लेकिन मैं एक बात कहूं, नहीं, इससे बड़ी क्या बकवास होगी जिसमें गरीब मर रहे हैं जमहूरियत के नाम पे? राणा साहब क्या मुझे बताएं कि क्या बकवास वाला वैसे क्या इधर कहना? जमहूरियत का फायदा पार्लियामेंट पर इमरान खान साहब कह चुके कि कौन सा क्या फायदा हुआ जमहूरियत?